तक अभय ने वह कार्ड अपनी जेब में यूं ही रखा रहने दिया, न फेंका न इस्तेमाल किया। हर बार जब गोदाम में कोई काम न होता, उसका हाथ अपने आप जेब की तरफ चला जाता। उंगलियां उस मोटे कागज को टटोलती, जैसे यह तय करने की कोशिश कर रही हों कि यह असली है भी या किसी अजीब सपने का हिस्सा। पहली रात उसने खुद से कहा कि यह बेवकूफी होगी, किसी अजनबी औरत की बात मानकर अपनी छोटी मोटी जिंदगी को फिर से खतरे में डालना। दूसरी रात उसने सोचा कि शायद यह सिर्फ एक टेस्ट था, कोई असली प्रस्ताव था ही नहीं। पर तीसरी रात जब वह अपने कमरे में अकेला बैठा था और बाहर गया कि सड़क पर कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थीं, उसके सामने वही सवाल फिर से खड़ा हो गया जो मुर्दा घर से लौटने के बाद से उसका पीछा कर रहा था। अगर वह निशान सच में वही था, अगर 3 साल पुरानी साजिश सच में अभी तक जिंदा थी, तो क्या वह चुपचाप बैठा रह सकता था? जवाब उसे खुद पता था। उसने आखिरकार वह नंबर मिलाया। घंटी सिर्फ 2 बार बजी। दूसरी तरफ से किसी मर्द की सपाट, बिना किसी भाव वाली आवाज आई। बोलिए। मीरा किशोर से बात करनी थी, अभय ने कहा, अपनी आवाज में जितनी सामान्यता ला सकता था लाते हुए। वो अभी उपलब्ध नहीं है, आवाज ने बिना किसी हिचक के कहा। कल सुबह 10 बजे, पटना, बोरिंग रोड, श्रीराम ट्रेडिंग कंपनी। पूछताछ मत कीजिएगा, बस पहुंच जाइएगा। फोन कट गया। इतनी जल्दी कि अभय को यह भी नहीं समझ आया कि वह कुछ और पूछे। वह कुछ देर तक फोन को देखता रहा, यह सोचते हुए कि अगर यह लोग उसे किसी झूठे भरोसे में फंसाना चाहते तो शायद इतनी गर्मजोशी से बात करते, कुछ आश्वासन देते। पर इस रूप में एक अजीब सी ईमानदारी थी, जैसे कोई छुपाने लायक कुछ था ही नहीं, बस काम था और उसे करने का एक तरीका। यह बात उसे अजीब तरह से सुकून दे गई। अगली सुबह वह पहली बस पकड़कर पटना पहुंच गया। रास्ते भर खिड़की के बाहर देखता रहा, यह सोचता हुआ कि आखिर वह किस दुनिया में कदम रखने जा रहा है। बोरिंग रोड पर श्रीराम ट्रेडिंग कंपनी का बोर्ड इतना साधारण था कि कोई 2 बार देखे बिना ही गुजर जाए। प्लास्टिक के बर्तन और स्टेशनरी के थोक व्यापार का एक मामूली सा दफ्तर, बाहर 2-3 घुमाश्ते बीड़ी फूंकते हुए पुराने बहीखातों में उलझे हुए। अभय भीतर गया, अपना नाम बताया और एक चुप्पा सा आदमी उसे बिना कुछ कहे पीछे के एक कमरे में ले गया। वहां से एक सीढ़ी नीचे उतरती थी, संकरी और अंधेरी, और नीचे पहुंचते ही जैसे पूरी दुनिया बदल गई। ऊपर का दफ्तर सिर्फ एक मुखौटा था, नीचे एक बड़ा ठंडा कमरा था। दीवारों पर बड़े बड़े नक्शे टंगे हुए, सीमा का, रक्सौल का ब्यौरा, पटना जंक्शन के आसपास के इलाकों की मार्किंग। एक कोने में कई स्क्रीनों की कतार थी, तार इधर उधर बिखरे हुए, जैसे किसी ने खुद अपने हाथों से जोड़ तोड़ कर यह पूरा सिस्टम खड़ा किया हो। किसी कंपनी के बजट से नहीं, बल्कि जिद और मेहनत से। मीरा किशोर एक मेज के पीछे खड़ी थीं। इस बार चाय की दुकान वाली सहजता पूरी तरह गायब थी। उनकी आवाज में अब वही धार थी जो किसी बड़े ऑपरेशन की कमान संभालने वाले की होती है। हर शब्द तौला हुआ, हर वाक्य किसी मकसद के साथ। आ गए, उसने कहा। न सवाल न सवाल, बस एक तथ्य जिसे दर्ज किया जा रहा था। आपने बुलाया था, अभय ने, कमरे को देखते हुए, हर नक्शे, हर स्क्रीन को अपनी नजरों में कैद करते हुए, जैसे पुरानी आदत से मजबूर होकर पूरी जगह का जायजा ले रहा हो। मैंने सिर्फ पता भेजा था, मीरा ने कहा, मेज के पास आते हुए। आना या ना आना आपका फैसला था, और अब जब आप यहां हैं तो एक बात पहले साफ कर देना चाहती हूं, ताकि आगे कोई गलतफहमी ना रहे। जो निशान आपको उस बैग में मिला वो हमें पहले से पता था। अभय का चेहरा सख्त हो गया, उसकी आवाज में तीखापन आ गया। आपको कैसे पता? वहां तो सिर्फ मैं और सुरेश थे, हमने किसी को कुछ नहीं बताया था, क्योंकि हम 3 महीने से अनीता सहाय पर नजर रख रहे थे, मीरा ने बिना किसी हिचक के कहा, जैसे यह कोई साधारण सी बात हो। उसकी मौत के बाद हमने उसका बैग देखने का इंतजाम खुद नहीं किया, आपने कर दिया, इससे पहले कि हम पहुंच पाते। सच कहूं तो जब हमें पता चला कि आपने खुद जाकर बैग खोला, तब हमें यकीन हो गया कि हमने सही आदमी चुना है। इसीलिए मैं आपसे मिलने चाय की दुकान पर आई थी। हमें पहले से पता था कि आप उस केस में दिलचस्पी लेंगे, क्योंकि वह केस सिर्फ एक लाश का नहीं था, वह आपके अपने अतीत का भी था। अभय को यह जानकर एक अजीब सी बेचैनी हुई कि वह जितना सोचता था उससे कहीं ज्यादा वह देखा और परखा जा रहा, पर साथ ही यह भी समझ आया कि यह लोग किसी खेल में नहीं बल्कि किसी वाकई गंभीर काम में लगे हैं। तो अब बताइए, उसने कहा, अपनी झिझक को दबाते हुए। अनीता सहाय किस चीज पर काम कर रही थी?
कि उसकी जान चली गई। मीरा ने उसे मेज के पास बुलाया जहां एक फाइल खुली पड़ी थी। तस्वीरें, नक्शे, कुछ हाथ से लिखे नोट्स, सब कुछ बहुत सलीके से लगाया हुआ। अनीता आधार सेवा संस्थान नाम की एक एनजीओ के लिए काम करती थी। ऊपर से यह बच्चों की शिक्षा पर रिसर्च का काम लगता था। असल में वह पिछले 1.5 साल से रक्सौल बॉर्डर के पार बच्चों की तस्करी के एक नेटवर्क को ट्रैक कर रही थी, बिल्कुल अकेले, बिना किसी सुरक्षा के, बिना किसी को सही तरीके से बताए कि वह कितना खतरनाक काम कर रही है। उसकी डायरी में जो लिखा मिला, मिल के पीछे वाला रास्ता, हर बुधवार रात वो एक ट्रांसफर पॉइंट की तरफ इशारा करता है। कोई स्थानीय चावल व्यापारी की आड़ में माल की आवाजाही होती है। हर हफ्ते, बिल्कुल नियम से। हम कई महीनों से इस रूट पर नजर रखे हुए हैं, पर हमें भीतर से किसी की जरूरत थी, कोई जो अंदर जाकर देख सके, जो पकड़ा न जाए। और आपको लगता है वो कोई मैं हूं? अभय ने पूछा। आवाज में हल्की सी चुनौती थी। आपकी बोली, आपका बैठना, आपका पुलिस वाला अंदाज नहीं, बिल्कुल गांव देहात के एक मजदूर जैसा दिखता है जब आप चाहें, मीरा ने कहा। उसकी नजरें अभय पर टिकी रहीं, जैसे वह किसी कीमती चीज को परख रही हो। यह हुनर सिखाया नहीं जा सकता अभय जी, ये या तो होता है या नहीं होता, और आपके पास है। तभी कमरे के दूसरे कोने से एक जोशीली आवाज आई, अरे मैडम, थोड़ा तारीफ मेरी भी कर दीजिए, मैंने भी तो पूरा नेटवर्क मैप किया है, रात रात भर जाग कर। अभय ने पलट कर देखा। एक दुबला पतला लड़का, बमुश्किल 25-26 साल का, बालों में जेल लगाए, हाथ में सोल्डरिंग आयरन पकड़े एक पुराने राउटर से छेड़छाड़ कर रहा था। उसका पूरा ध्यान अपने काम पर था, फिर भी उसकी जबान बातचीत सुनकर तुरंत चल पड़ी थी। ये राजू पासवान है, मीरा ने कहा हल्की सी मुस्कान के साथ। हमारा टेक और कम्युनिकेशन हैंडल करता है और बातें भी उतनी ही करता है जितना काम। राजू उठकर आया, हाथ मिलाने के लिए बढ़ाया। उसकी आंखों में एक चमक जो किसी बच्चे जैसी थी। सर, राजू पासवान, पटना जंक्शन के पास से हूं। टिकट का जुगाड़ और मोबाइल रिपेयरिंग करते करते यहां तक पहुंच गया। मैडम को शायद ना बताएं, पर सच बताऊं तो मुझे इंजीनियरिंग कॉलेज जाना था। पैसे नहीं थे तो जो सीखा खुद सड़क पर सीखा। फिर हंसते हुए बोला, आप वही है ना जो शटर के नीचे धूल देखकर बता देते हैं कि कोई अंदर घुसा या बाहर से झांका। मैडम ने आपकी पूरी कहानी सुनाई थी हमें। सच कहूं तो थोड़ा डर भी लगा था मिलने से पहले। अभय हैरान होकर मीरा की तरफ देखने लगा। उसकी भौहों में सवाल था। हम अपने लोगों की फाइल ठीक से पढ़ते हैं, मीरा ने कंधे उचकाते हुए कहा। यह भरोसे का सवाल है अभय जी। अगर हम आपको मैदान में उतारने वाले हैं तो हमारी पूरी टीम को पता होना चाहिए कि आप कौन हैं, ताकि किसी पल कोई शक न हो। राजू ने बात जारी रखी, हंसी मजाक में, पर उसकी आवाज में एक सच्चाई भी झलक रही थी। देखिए सर, मेरे पास कोई फैंसी गैजेट वैजेट नहीं है, न कोई जासूसी वाला चश्मा, न कैमरा वाली पेन। हम लोग असली जासूसी करते हैं। रेलवे कुली, चाय वाला, ऑटो वाला, पान की दुकान वाला, यही हमारा नेटवर्क है। दिल्ली मुंबई वाले भले सैटेलाइट देखकर बड़ी बड़ी बातें करें, हम लोग सड़क के किनारे बैठे आदमी की आंख से देखते हैं। और सच बताऊं, वो नजर किसी सैटेलाइट से कम नहीं होती। कहते हुए उसकी हंसी में एक पल के लिए कुछ हल्की सी उदासी झलकी, जैसे कोई पुरानी बात याद आ गई हो। पर वह जल्दी उसे छुपाकर फिर से मुस्कुरा दिया। अभय ने यह बात नोट कर ली, अपने पुराने पुलिसिया अंदाज में कहा कुछ। मीरा ने बात को वापस मिशन पर मोड़ा। उसकी आवाज में अब कोई हल्कापन नहीं बचा था। अभय जी, आज बुधवार है। अनीता की डायरी के मुताबिक आज रात रक्सौल के पास एक ट्रांसफर होने वाला है। हमें अभी तक सिर्फ इतना पता है कि माल की आड़ में कुछ पार करवाया जाता है। पुलिस और लोकल इंटेलिजेंस दोनों इसे ड्रग्स की छोटी मोटी तस्करी मानकर छोड़ चुके हैं, क्योंकि ऊपर से किसी को इसमें दिलचस्पी नहीं है। हमें आज रात यह कंफर्म करना है कि सच में वहां क्या हो रहा है, बिना किसी शक के, बिना किसी को भनक लगे। और मुझे क्या करना है? अभय ने पूछा। उस एक अजीब सी तत्परता थी। आज रात आप एक लोडिंग क्रू में शामिल होंगे, मीरा ने कहा। रात की पाली में मजदूर की कमी है। हमने पहले से जुगाड़ लगा दिया है। एक ठेकेदार से बात हो चुकी है। आपका नाम होगा बलराम। गया के पास से आए एक मजदूर, काम की तलाश में। बस लोड होते माल को देखना है, गिनना है, और अगर मुमकिन हो तो कुछ तस्वीर लेनी है। हथियार नहीं ले जाएंगे, पहचान पत्र नहीं ले जाएंगे। अगर कुछ गलत लगे, बाहर निकलने का इशारा होगा।
आप जोर से खांसेंगे 2 बार, रुककर फिर तीसरी बार। राजू बाहर सुनता रहेगा पूरी रात। इतना पुराना तरीका? अभय ने पूछा हल्के आश्चर्य के साथ। आजकल तो हर जगह कैमरे हैं, ईयरपीस हैं। पुराना तरीका इसलिए काम करता है क्योंकि कोई उस पर शक नहीं करता, मीरा ने कहा। उसकी आवाज में एक सिखन वाली थी। गैजेट पकड़े जाते हैं, तलाशी में पकड़े जाते हैं, बैटरी खत्म हो जाती है, सिग्नल नहीं आता, खांसी नहीं पकड़ी जाती। अभय जी, सबसे पुराना तरीका अक्सर सबसे सुरक्षित होता है क्योंकि उसमें कुछ भी संदिग्ध नहीं दिखता। राजू ने बीच में जोड़ा, अपनी आदत के मुताबिक हल्की मुस्कान के साथ। और सर, एक बात याद रखिएगा, अगर कोई पूछे आप कहाँ के हैं, बोलिएगा नवादा के पास से हैं। वहां की बोली आपकी पकड़ में ज्यादा आसानी से आ जाएगी बजाय गया के, क्योंकि नवादा की बोली में थोड़ा फर्क है। और अगर कोई नवादा का निकल आया वहां तो पकड़े जाने का खतरा कम रहेगा। अभय ने सिर हिलाया, हर बात को ध्यान से सुनते हुए, अपने पुराने दरोगा वाले दिमाग से हर पहलू को जांचते हुए। अंदर ही अंदर एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई। 3 साल बाद वह फिर किसी असली मिशन का हिस्सा बनने जा रहा था। इस बार बैज के बिना, वर्दी के बिना, पर एक अजीब सी जान के साथ जो पिछले 3 साल में कहीं खो गई थी। रात 9 बजे के आसपास एक पुरानी टाटा 407 ट्रक अंधेरे में हिचकोले खाती हुई रक्सौल की तरफ बढ़ रही थी। अबे पीछे में भी उसने जानबूझकर धूल भर ली थी। ट्रक के पीछे बैठे बाकी मजदूर आपस में हल्की फुल्की बातें कर रहे थे। कोई अपने गांव की बात कर रहा था, कोई पैसों की तंगी की, और अभय बीच बीच में हल्का सा सिर हिलाकर उनकी बातों में शामिल होने का नाटक करता रहा, अपनी असली पहचान को गहरे दबाए हुए। बॉर्डर से कोई 2 किलोमीटर पहले एक बड़ा गोदाम नुमा परिसर, ऊंची बाउंड्री वॉल के पीछे, बाहर से किसी अनाज व्यापारी के गोदाम जैसा दिखता था। बोरों के ढेर, तराजू, हिसाब लिखने वाले मुंशी, सब कुछ बिल्कुल सामान्य। पर अंदर घुसते ही अभय ने महसूस किया कि यहां नियम कुछ और थे। हर 30 कदम पर एक आदमी खड़ा था, बंदूक छुपाई हुई नहीं, बल्कि खुलेआम कंधे पर लटकाए, जैसे यह दिखाना जरूरी हो कि यहां किसी की हिम्मत नहीं कि सवाल पूछे। लोडिंग सुपरवाइजर ने सबको लाइन में खड़ा किया, नाम पूछे, काम बांटे। जब उसने अभय से पूछा नाम, अभय ने बिना किसी हिचक के जवाब दिया, बलराम, नवादा के पास से हैं। उसकी आवाज में बिल्कुल वही थकान और वही लहजा था जो असली मजदूरों में होता है। सुपरवाइजर ने बिना ज्यादा गौर किए उसे धान के बोरे उठाकर ट्रकों की कतार में लादने का काम दे दिया। अभय ने चुपचाप काम शुरू कर दिया, पर आंखें और कान दो खुले रखे, पुरानी आदत के मुताबिक हर छोटी बड़ी बात को दिमाग में दर्ज करते हुए। पहले घंटे में सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगा, बोरे, तराजू, हिसाब, वही रोजमर्रा का काम। पर अभय ने एक बात नोट की, 3 ट्रक बाकी कतार से थोड़ा हटकर अलग खड़े थे, और उन्हीं 3 ट्रकों के पास सुपरवाइजर खुद बार बार चक्कर लगा रहा था, बाकी लोडिंग से कहीं ज्यादा सतर्क, जैसे वह किसी खास चीज की निगरानी कर रहा हो। उसने धीरे धीरे अपना काम उन्हीं 3 ट्रकों की तरफ खिसकाया, बिना जल्दबाजी दिखाए, बिल्कुल एक थके हुए मजदूर की चाल में। एक साथी मजदूर से उसने हल्की सी बातचीत की, अपनी आवाज में सिर्फ जिज्ञासा भरते हुए, भाई, ये तीनों ट्रक अलग काहे बा? इनको तो कोई छू भी नहीं रहा। मजदूर ने बिना देखे बहुत धीमी आवाज में जवाब दिया, पूछा मत करा भाई, यहां ज्यादा सवाल पूछने वाला अगले हफ्ता नहीं दिखता। जो दिखता है बस अपना काम करता है, पैसा लेता है, घर चला जाता है, बाकी किसी को कुछ नहीं पता, और यही अच्छा है। अभय चुप हो, पर उसने अपने भीतर यह बात गांठ बांध ली, ये जानते हुए कि जिस चीज से बड़े बड़े मजदूर डर के मारे बात नहीं करना चाहते, वह चीज जरूर कोई मामूली चीज नहीं है। रात करीब 11 बजे जब सुपरवाइजर चाय पीने अंदर गया और गार्डों की पाली बदल रही थी, बस 2-3 मिनट का खाली अंतराल जो अभय ने बहुत ध्यान से नोट कर लिया था, उसने मौका देखकर उन 3 ट्रकों में से एक के करीब पहुंच गया, बोरा उठाने के बहाने अपनी हरकतों को बिल्कुल सामान्य रखते हुए। ट्रक की तिरपाल थोड़ी ढीली थी एक कोने से, जैसे कोई जल्दबाजी में उसे ठीक से बांधना भूल गया हो। उसने धीरे से भीतर झांका, अपनी सांसें रोककर। धान की बोरियां सामने की कतार में करीने से लगी थीं, बिल्कुल असली माल जैसी। पर पीछे अंधेरे में बोरियों के पीछे एक लकड़ी की झिल्ली सी दीवार बनी थी, और उसमें बारीक बारीक छेद किए गए थे, सांस लेने के लिए बनाए गए छेद, जैसा किसी जानवर को ले जाने में होता।
पर इतने नीचे कि किसी जानवर के लिए बेमानी थे, बल्कि किसी बहुत छोटे इंसान के कद के हिसाब से बनाए गए लगते थे। अभय की सांस अटक गई। उसने और करीब से देखा, अपनी आंखों पर यकीन न करते हुए, और उसी वक्त अंधेरे में एक बहुत छोटा हाथ उस लकड़ी की झिल्ली की दरार से बाहर निकला, कांपता हुआ, जैसे किसी बच्चे ने भीतर से हवा टटोलने की कोशिश की हो, यह जानने के लिए कि बाहर कोई है भी या नहीं। साथ ही एक बहुत धीमी दबी हुई खांसी की आवाज आई, जिसे किसी ने जल्दी से रोक दिया, शायद किसी और बच्चे ने, या शायद खुद उसने, डर के मारे। अभय का पूरा शरीर जैसे जम गया, उसकी अपनी सांसें भी रुक गईं। ये ड्रग्स नहीं थे, ये बोरों में छुपाकर ले जाया जा रहा माल इंसानी था। बच्चे, जिंदा बच्चे, अंधेरे में हवा के लिए तरसते हुए। अनीता सहाय जिस चीज पर काम कर रही थी, जिसके लिए शायद उसे मार डाला गया, वह ठीक सामने था, अभय की अपनी आंखों के सामने। उसने कांपते हाथों से जेब में छुपाया हुआ छोटा सा फोन निकाला। मीरा ने दिया था, सिर्फ इमरजेंसी के लिए, और एक फोटो लेने के लिए उसे बहुत धीरे से ऊपर उठाया, अपनी हर हरकत को नियंत्रित करते हुए, यह जानते हुए कि एक भी गलत आवाज सब कुछ बिगाड़ सकती है। तभी पीछे से एक तेज कर्कश आवाज गूंजी, जो पूरे परिसर में गूंज गई। तू वहां का कर रहा है? अभय ने पलट कर देखा। एक गार्ड टॉर्च लिए सीधा उसकी तरफ बढ़ रहा था। टॉर्च की तेज रोशनी सीधा उसके चेहरे पर पड़ी, अंधा कर देने वाली रोशनी। उसके पीछे दो और आदमी उठ खड़े हुए। एक ने अपनी बंदूक का पट्टा कंधे से उतारना शुरू कर दिया, धीरे धीरे पर बहुत सतर्की के साथ। बोरा गिरा दिया था, उठा रहा था। अभय ने जल्दी से कहा, अपनी आवाज में मजदूर घबराए हुए, बिल्कुल असली लगने वाली घबराहट। फोन को मुट्ठी में छुपाकर धीरे से जेब की तरफ ले जाते हुए, अपनी हर हरकत को इतना सामान्य रखने की कोशिश करते हुए कि किसी को शक न हो। गार्ड की टॉर्च अभय के चेहरे पर टिकी रही। कुछ पल के लिए वक्त जैसे बिल्कुल रुक गया। सिर्फ अभय की अपनी धड़कन उसे सुनाई दे रही थी, बहुत तेज, बहुत जोर से। फिर गार्ड ने टॉर्च थोड़ी नीचे की, अभय के हाथों की तरफ, जहां मुट्ठी अब भी हल्की सी बंधी थी, इतनी बंधी कि किसी सतर्क आंख से छुप नहीं सकती थी। मुट्ठी खोल, गार्ड ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में एक खतरनाक शांति थी, वह शांति जो किसी तूफान से ठीक पहले होती है। और उसी पल ट्रक के भीतर से बहुत धीमी पर साफ सुनाई देने वाली एक बच्चे की सिसकी गूंजी, इतनी धीमी कि आम हालात में शायद कोई न सुन पाता, पर उस सन्नाटे में वह आवाज किसी चीख से कम नहीं लगी। गार्ड की नजरें अभय से हटकर एक पल के लिए ट्रक की तरफ गईं, फिर वापस अभय पर लौटीं, और इस बार उन नजरों में शक पूरी तरह यकीन में बदल चुका था। उसने अपनी बंदूक का पट्टा एक झटके से कंधे से उतारा। उसकी उंगली धीरे धीरे ट्रिगर की तरफ बढ़ने लगी, और परिसर के दूसरे कोने से भी दो और गार्डों के कदमों की आवाज तेजी से उसी तरफ आती सुनाई दी, जैसे किसी ने खतरे की घंटी बजा दी हो, जो सिर्फ अंदर के लोगों को सुनाई देती थी।